अस्सलाम वालेकुम बच्चों। चैप्टर नंबर 15 का लास्ट टॉपिक अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस हमारा लास्ट टॉपिक है एसी जनरेटर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अगर आप लोग पास्ट पेपर उठा कर देखेंगे तो एसी जनरेटर वाला टॉपिक आपको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ नजर आ रहा होगा। इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, जो इसमें से एक पॉइंट है जो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। ड्यूरिंग द लेक्चर आपसे मैं वो पॉइंट शेयर कर लूंगा और इसके एमसीक्यूज भी पूछे जा रहे होते हैं, तो वो एमसीक्यूज भी आपसे शेयर किए जाएंगे। और फिर एक्सरसाइज में जब आप आएंगे तो इस टॉपिक के कुछ न्यूमेरिकल्स भी मौजूद है। तो ये इलेक्ट्रिक जनरेटर या एसी जनरेटर, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एसी एसी इसका मतलब क्या है। मैंने पहले भी जिक्र किया था इंडक्टर वाले टॉपिक में कि एसी का मतलब है ऑल्टरनेटिंग करंट। एक ऐसा करंट जो बार बार अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है, उसको हम लोग नाम देते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट का या एसी करंट। ठीक है, एक ऐसा करंट जो बार बार अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा होता है, दैट इज नोन एज एसी और ऑल्टरनेटिंग करंट। अब सवाल ये है कि ये जो जनरेटर है इलेक्ट्रिक जनरेटर, अगर मैं बोलूं तो बात समझ आएगी कि इलेक्ट्रिक जनरेटर का मतलब है जी एक ऐसी डिवाइस, एक ऐसी मशीन जो कि इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करे। बट हम लोग इसी इलेक्ट्रिक जनरेटर को एसी जनरेटर क्यों कहते हैं? क्योंकि बच्चों ये जो जनरेटर है ये ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करेगा। ये एक ऐसा करंट प्रोड्यूस करेगा जो बार बार अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा हो। तो जो करंट बार बार अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है उसको हम लोग नाम देते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। तो ये जनरेटर जो कि ऑल्टरनेटिंग करंट को प्रोड्यूस करेगा, तो दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज द एसी जनरेटर और ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। अब ये इसका फिनोमिना क्या है? बड़ी सिंपल सी बात है, बड़ी आसान सी बात है। हम लोग जानते हैं कि अगर हम किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करें और फिर उस कंडक्टर में से करंट पास करवाएं तो उस कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स एक्ट करती है। मैं फिर से बात को रिपीट कर रहा हूं। हम सारे ये बात जानते हैं कि अगर हम किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करें और फिर उस कंडक्टर में से करंट भी पास करवा दें तो उस कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स लगती है। इसी तरह हमने कहा था जी हमारे पास कोई एक कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल आप कह सकते हैं। हमने टॉपिक पढ़ा था पिछले चैप्टर में, उसमें हमने पढ़ा था वो जो टॉपिक था टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कॉइल। तो हमने कहा था जी हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, उस कॉइल को हमने जब मैग्नेटिक फील्ड में प्रोड्यूस किया, में प्लेस किया, तो जैसे ही आपने उस कॉइल में से करंट पास करवाया था तो कॉइल के ऊपर एक टॉर्क एक्ट किया। जब आपने एक रेक्टेंगुलर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया और फिर आपने उस कॉइल में से करंट को पास करवाया तो उस कॉइल के ऊपर एक टॉर्क एक्ट किया और टॉर्क की वजह से वो कॉइल रोटेट कर रही थी। अच्छा, ये एसी जनरेटर इसका जो हमारे पास फिनोमिना है, ये जो अभी मैंने आपको बात बताई है कि आप अगर किसी एक कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखें और फिर उस कॉइल में से करंट पास करवाएं तो उस कॉइल के ऊपर एक टॉर्क एक्ट करता है जिससे वो रोटेट करने लगती है। इसका रिवर्स है, ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर इस फिनोमिना के रिवर्स में काम कर रहा होगा। अब वो रिवर्स क्या बनेगा? वो रिवर्स ये बनेगा कि आप किसी एक कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में खुद से रोटेट करवा रहे हैं, आप उसको रोटेट करवा रहे हैं तो फिर उस कॉइल के अंदर एक ईएमएफ और एक करंट इंड्यूस होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने ये बात पढ़ी। तो जो जनरेटर है ये बेसिकली इसके ऊपर काम कर रहा होता है कि आपके पास एक कॉइल है, आपने उस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया और जब आपने कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया तो आपने कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करवाया। अब आपने करंट नहीं दिया, आपने उसको मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करवाया। तो जब वो कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करती है तो उस कॉइल के अंदर एक ईएमएफ और फिर एक करंट इंड्यूस होता है। तो अब ये देखिए, आप जब कॉइल को रोटेट करवा रहे हैं तो आप कॉइल को एनर्जी दे रहे हैं ना, और जब वो कॉइल रोटेट कर रही है तो स्पिन कर रही है तो उसके पास वो स्पिनिंग एनर्जी है, जिसे आप लोग काइनेटिक एनर्जी भी कह सकते हैं, क्योंकि वो कॉइल रोटेट कर रही होती है, मूव कर रही होती है। तो मोशन की वजह से जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी। तो हमारे पास जनरेटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को, मैकेनिकल एनर्जी की एक फॉर्म है काइनेटिक एनर्जी। फर्स्ट ईयर की फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 में आपने ये बात पढ़ी थी। तो हमारे पास एसी जनरेटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो फिर आप यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं
a device which converts a device which converts mechanical energy into electrical energy। ठीक है जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब क्या है कि इसने करंट प्रोड्यूस करना है और करंट की फॉर्म में हमें एनर्जी मिल रही होगी जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहलाएगी। इसके बाद बच्चों इसका वर्किंग प्रिंसिपल। अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल जो है ये इंतहाई आसान है। इट वर्क्स ऑन Faraday's law of electromagnetic induction। अब देखें ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को मैंने ई एम लिख दिया, ई और एम दोनों कैपिटल में लिखे गए हैं जिसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इट वर्क्स ऑन फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब वो फैराडेज लॉ क्या है? फैराडेज लॉ ये है कि जब किसी कंडक्टर में से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ड्यू टू द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा और फिर उस ईएमएफ की वजह से उसमें से एक करंट फ्लो करेगा। दैट इज व्हेन अ कॉइल rotates in magnetic field, magnetic flux through it, magnetic flux changes through it due to which an EMF and current is induced in it। तो जब वो बच्चों कॉइल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करती है तो उसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है और जब उसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो ड्यू टू द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स उसमें एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा और उस ईएमएफ की वजह से उसमें एक करंट फ्लो करेगा। अब यहाँ पे आप एक स्पेशल नोट लिखते हैं और वो नोट क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी, बल्कि काइनेटिक एनर्जी की बजाय हम लोग ज्यादा अच्छा वर्ड लिखते हैं स्पिनिंग एनर्जी। ये स्पिनिंग एनर्जी बेसिकली काइनेटिक एनर्जी ऑफ कॉइल, जिसे आपने मैकेनिकल एनर्जी कहा है, इज द इनपुट टू जनरेटर and electrical energy is its output। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जनरेटर की आउटपुट क्या होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी आप कह सकते हैं और अगर आपने सिंपल क्वांटिटी बतानी है तो आप इलेक्ट्रिक करंट भी लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो है ये हमारे पास जनरेटर की आउटपुट है। तो अगर वो एमसीक्यू में पूछता है तो आप देखेंगे कि उसने इलेक्ट्रिकल एनर्जी आउटपुट में लिखा हुआ है या उसने इलेक्ट्रिक करंट लिखा हुआ है, तो ये दोनों चीजें हमारे पास ठीक होंगी, इलेक्ट्रिक करंट भी और इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो ये हमारे पास जो है बच्चों ये जनरेटर का इंट्रोडक्शन है। अब इसके बाद हम बात करेंगे इसकी कंस्ट्रक्शन की और मेरा ख्याल है कि आपने नोट भी कर लिया होगा या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा क्योंकि मुझे इसको अरेंज करना है और इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो फिर हम आगे लिखते हैं और इसको आगे अंडरस्टैंड कर रहे हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन हम लोग देखते हैं कि इसकी कंस्ट्रक्शन हमारे पास क्या है। अब एक बात तो क्लियर है बच्चों, मैंने आपको बातों बातों में बता दिया कि जी ये जो जनरेटर है हमारे पास ये एक कॉइल पर मुश्तमिल है। तो जब ये एक कॉइल पर मुश्तमिल है तो आपने उस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया हुआ है, तो इसका मतलब हमें एक कॉइल चाहिए होगी और फिर हमें उसमें एक मैग्नेट चाहिए होगा ताकि हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर सकें। तो इसकी जब मैं डायग्राम बनाऊंगा बेटा देखिएगा कि सबसे पहले इसकी हम लोग जो डायग्राम बनाएंगे जी वो कुछ इस तरह से हमारे पास बनेगी। ये फर्ज कर लेते हैं हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, ये बेटे हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, इसको हम इस तरह से बना लेते हैं। और आप लोगों को पता है कि कॉइल की हमारे पास 4 साइड्स होंगी। ये मेरे पास है जी ए बी
एक साइड है, बी सी दूसरी साइड है, सी डी तीसरी साइड है और डी से ए तक मेरे पास इसकी फोर्थ साइड है। सबसे पहले तो आपने ये चीज ध्यान रखनी है कि दिस कॉइल इज प्लेस्ड बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट। तो ये मैंने साइड पे दो जो है वो पोल्स बना दिए, नॉर्थ एंड साउथ पोल। अब आप लोग बड़े जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होगी वो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल होगी। तो ये मैं यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी शो कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड आपने यहाँ पे बना दी बी। मैग्नेट जितना अच्छा यूज करेंगे मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास उतनी अच्छी होगी। अच्छा, जब ये जो कॉइल है आप लोग जानते हैं कि आपने इसको अबाउट इट्स एक्सिस रोटेट करवाना है। आपने कॉइल को क्या करना है, रोटेट करवाना है, क्योंकि कॉइल आपने वहां पे मैग्नेट के दरमियान या मैग्नेटिक फील्ड में आपने कॉइल को स्टैटिक तो नहीं रखना, स्टेशनरी तो नहीं रखना ना। अगर आप उसको स्टेशनरी रखेंगे तो फ्लक्स उसमें से पास तो कर रहा होगा बट वो चेंज नहीं हो रहा। तो अगर उसमें से फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा तो उसमें कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। तो फिर हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं जी कि ये कॉइल इस तरह से यहाँ पे प्लेस की गई है कि इट इज कैपेबल ऑफ रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस। और इसके जो एक्सिस है फर्ज करते हैं वो हम लोग कह सकते हैं, ना भी कहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इसके जो एक्सिस है वो अलोंग द जेड एक्सिस है। अब ये कॉइल को हम लोग जब रोटेट करवाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाएंगे और इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी बनेगी वो ओमेगा बनेगी। हम इसको एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ रोटेट करवाएंगे। अब देखिए, चूंकि आपने रोटेट करवाना है, आपने एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करते हुए, एक्सटर्नल एनर्जी कंज्यूम करते हुए इस कॉइल को रोटेट करवाना है, तो आपको इसकी स्पीड पता होगी कि आप इसको कितनी स्पीड के साथ रोटेट करवा रहे हैं। आप इसकी स्पीड को कम या ज्यादा कर सकते हैं क्योंकि हम अपनी एनर्जी कंज्यूम करके इसको रोटेट करवा रहे हैं। अच्छा, अभी देखें ये जो कॉइल है ये यहाँ पे किसी एक्सटर्नल सर्किट के साथ अटैच नहीं है। अभी कॉइल किसी एक्सटर्नल सर्किट के साथ अटैच नहीं है। तो कॉइल को एक्सटर्नल सर्किट के साथ अटैच करने के लिए हम लोग यहाँ पे दो जो है वो रिंग्स बनाते हैं। इनको हम लोग नाम देते हैं स्लिप रिंग्स का। ये देखिए, ये इधर एक कॉइल का जो एक एंड है वो एक रिंग के साथ अटैच है, रिंग आर के साथ। और यहां पे ऊपर मैं दूसरी रिंग बना रहा हूं, यहां पे ऊपर मैं दूसरी रिंग बना रहा हूं। और कॉइल का जो सेकंड एंड है, कॉइल का जो दूसरा सिरा है, ये इस दूसरी रिंग जिसे मैं नाम दूंगा जी आर प्राइम का, कॉइल का दूसरा जो एंड है, दूसरा जो सिरा है वो इसके साथ अटैच हो जाए, ठीक है। अच्छा, अभी बजाहिर आपको ये लग रहा है कि ये जो वायर है, कॉइल का जो दूसरा एंड है वो इस रिंग के साथ टच करता हुआ जा रहा है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। मैं इसको लग कर ही देता हूं ताकि आपके लिए वो आसान हो जाए। दूसरी जो साइड है कॉइल की वो इधर से आ रही है। चलिए, अब ये क्लियर हो गया। अब बच्चों यहाँ पे सबसे पहले चीज ये नोट करें, इन रिंग्स को नाम दिया जाता है स्लिप रिंग्स का। और इसकी एक रीजन है कि ये रिंग्स वाकई में स्लिप कर रही होती हैं। अच्छा, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि ये जो रिंग्स है ना, ये कॉइल यानी वायर जो है, कॉइल की जो वायर है उसके साथ परमानेंटली अटैच है। ये किसी भी पोजीशन पर चली जाए, इवन जब ये घूम रही होंगी, रोटेट कर रही होंगी, तब भी ये कॉइल को या वायर को नहीं छोड़ेगी। अच्छा जी, अभी भी देख ले एक्सटर्नल सर्किट कहीं नहीं आया। अभी यहाँ पे हमने रिंग्स के साथ यहाँ पे कार्बन ब्रशेस अटैच किए होते हैं। ये हमने यहाँ पे ना कार्बन ब्रशेस अटैच किए होते हैं। अब ये कार्बन ब्रशेस जो है ना, ये इनका परमानेंट कनेक्शन नहीं होता रिंग्स के साथ, बल्कि इन्होंने जस्ट एक स्प्रिंग के थ्रू ये जो जो रिंग्स हैं इनको प्रेस किया हुआ होता है। और इन्होंने जस्ट एक स्प्रिंग के थ्रू ब्रशेस ने, मैं इसको नाम दे देता हूं, ये ब्रश बी है और ये ब्रश बी प्राइम। तो ये ब्रशेस ने जस्ट एक स्प्रिंग के थ्रू अपना कनेक्शन बनाया होता है रिंग्स के साथ। अब जब ये रिंग्स घूमेगी, देखिए यहां से तो ये जो आपको एक डॉट सा बना हुआ नजर आ रहा है और इधर भी एक डॉट सा बना हुआ नजर आ रहा है,
ये आपको शो कर रहा है कि वायर का रिंग्स के साथ परमानेंट कनेक्शन है। अगर क्वाइल घूम रही है ना तो क्वाइल अपने साथ रिंग्स को भी घुमा रही है, और जब रिंग घूम रही है तो उसके साथ ब्रशेस नहीं घूम रहे, ब्रशेस अपनी जगह पर ही मौजूद है। ये मैं अक्सर ना क्लास में इस तरह से बताया करता हूं। आप फर्ज करें ये रिंग है और ये ब्रश है, तो रिंग जो है वो ब्रश के ऊपर इस तरह से घूम रही है। तो किसी भी पॉइंट पे रिंग और ब्रश का कनेक्शन लूज नहीं हो रहा, क्योंकि ब्रश के पीछे एक स्प्रिंग पड़ा हुआ है और उस स्प्रिंग ने उस ब्रश को प्रेस किया हुआ है रिंग की तरफ। लेकिन जब रिंग घूमती है ना तो रिंग स्लिप कर जाती है, वो अपने साथ ब्रश को नहीं घुमा पा रही। जैसे अगर आप किसी स्लिपरी रोड पे हो और आप एकदम से स्पीड बढ़ाएं तो टायर जो है वो रोड पे घूमना शुरू कर देता है, स्लिप कर रहा होता है टायर। तो रोड टायर गाड़ी आगे नहीं जा रही, जो टायर है वो उसी पॉइंट पे घूमी जा रहा है। तो उसे हम लोग कह रहे होते हैं कि टायर जो वो स्लिप कर रहा है। तो रिंग जो है वो ब्रश के साथ इस तरह से स्लिप कर रही है। अच्छा, अब आपने ये जो ब्रशेस यहाँ पे बनाए हैं, पहला तो पॉइंट इसमें ये है कि ये जो ब्रशेस है आपके पास ये कार्बन ब्रशेस बी और बी प्राइम। फिर आप क्या करते हैं, आप यहां से एक वायर उठाते हैं और इधर ले जाएंगे, आप यहां से एक वायर उठाएंगे इधर ले जाएंगे, और यहां पे कहीं आपने कोई एक्सटर्नल जो अप्लायंस है, जो डिवाइस है, वो कनेक्ट की हुई होगी इस तरह से। ठीक है, ये आपका एक्सटर्नल सर्किट बन रहा है। ये बच्चों आपका एक्सटर्नल सर्किट बन रहा है। अच्छा जी, यहाँ पे ये जो एक्सटर्नल सर्किट आपका लगा हुआ है ना, जब ये इसमें से करंट फ्लो करेगा तो ये आपको इंडिकेशन देगा कि ये करंट फ्लो। तो ये हमारे पास एक एसी जनरेटर की जो कंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। और यहाँ पे फिर हम लोग देख लेते हैं, मैं दोबारा से रिवाइज कर रहा हूँ कि हमें एसी जनरेटर बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होगी। नंबर 1, हमें एक रेक्टेंगुलर कॉइल चाहिए, फिर हमें 2 स्लिप रिंग्स चाहिए, हमें 2 कार्बन ब्रशेस चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट हमें ये जो हमारे पास रेक्टेंगुलर कॉइल है इसको हमने एक मैग्नेट के नॉर्थ एंड साउथ पोल के बीच में प्लेस करना है, मतलब हमने इसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करना। फिर जब आप लोग क्या करेंगे, इस कॉइल को रोटेट करवाएंगे तो इस कॉइल के अंदर एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, और उस ईएमएफ की वजह से इस कॉइल में से एक करंट फ्लो करेगा। अच्छा, इसकी कंस्ट्रक्शन के बाद हमारे पास आएगी इसकी वर्किंग, कि ये जो हमारे पास एसी जनरेटर है ये वर्क कैसे करेगा। मैंने जैसे कि आपको बेटे स्टार्ट में ये कहा कि ये जो आपके पास रेक्टेंगुलर कॉइल है इसके 4 साइड है हमारे पास। एक जो साइड है वो ये वाली है ए बी, दूसरी जो साइड है वो है बी सी, तीसरी जो साइड है वो है सी डी, और चौथी जो साइड है वो डी के। जैसे हमने टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कॉइल उस टॉपिक पे कहा था कि ये जो हमारे पास कॉइल की 4 साइड्स होती है हम इनको 4 कंडक्टर्स कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी अगर मैं इस कॉइल की चारों साइड्स को 4 कंडक्टर्स कंसीडर कर लूं तो मैं कहूंगा कि जब मैं इन चारों साइड्स को मूव करवा रहा हूं तो हर साइड में से कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, और हर साइड के ऊपर फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अप्लाई करते हुए उसमें कुछ ना कुछ ईएमएफ प्रोड्यूस हो। जैसे फर्स्ट करें, मैं कहता हूं कि जब आप इस कॉइल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाते हैं, ये वाली जो साइड है इस तरफ निकल जाएगी और ये वाली जो साइड है ये बाहर की तरफ आएगी। तो आप इसको मूव करवाते हैं जी स्पीड v के साथ। तो ये जो साइड ए बी है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि व्हेन कॉइल रोटेट्स और व्हेन कॉइल मूव्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, in anti-clockwise direction with speed v। अच्छा, यहाँ पे एक चीज सबसे पहले जरा नोट कीजिएगा कि बच्चों जब ये क्वाइल रोटेट करेगी ना तो ये रिंग्स उसके साथ रोटेट करेंगे। हमारी बुक वाले में लिखा हुआ है कि ये जो रिंग्स हैं ये आप इस तरह से क्वाइल के साथ अटैच करते हैं कि रिंग्स के जो एक्सिस होते हैं वो क्वाइल के एक्सिस के साथ कंसेंट्रिक होते हैं। कंसेंट्रिक से मुराद ये है कि जो सेंटर या जो एक्सिस हमारे पास क्वाइल के बने होंगे वही एक्सिस जो है वो रिंग्स के बनेंगे। और अगर मैं इसको आसान लफ्जों में बयान कर दूं तो जिस डायरेक्शन में क्वाइल रोटेट करेगी उसी डायरेक्शन में उसके साथ रिंग्स रोटेट करेंगी। तो रिंग्स ने क्वाइल के साथ रोटेट कर। अभी जब आप इस साइड को 20 स्पीड के साथ मूव करवाएंगे, क्वाइल को जब आप 20 स्पीड के साथ मूव करवाएंगे तो ये वाली जो स्पीड ए जो साइड ए बी है
ये भी स्पीड v के साथ मूव करेगी, और जब ये साइड v स्पीड के साथ मूव करेगी तो इस साइड में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो आप लिख सकते हैं जी, वो VBL साइन ऑफ थीटा के इक्वल होगा। मोशनल ईएमएफ वाला टॉपिक आ गया। सिर्फ यहां से नेगेटिव साइन को इग्नोर किया गया है, और नेगेटिव साइन को क्यों इग्नोर किया गया है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे भी ईएमएफ या करंट की डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे। तो हम ये कहेंगे बेटे कि जब ये कॉइल रोटेट करेगी, जब ये कॉइल रोटेट करेगी तो जितनी स्पीड के साथ आप पूरी कॉइल को रोटेट करवा रहे हैं, ये वाली जो एक साइड है ए बी, तो ये भी उसी स्पीड के साथ मूव कर रही है ना, क्योंकि ये कॉइल का हिस्सा है। तो मैंने कहा जी ये वाली जो साइड है ये भी v स्पीड के साथ मूव करेगी, तो फिर इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो मैं लिख सकता हूं एप्सिलॉन AB इज इक्वल टू VBL साइन ऑफ थीटा। और मैंने आपको बता भी दिया कि ये फॉर्म, ये इक्वेशन लिखी गई है मोशनल ईएमएफ वाले टॉपिक से, सिर्फ यहां से नेगेटिव साइन जो है वो इग्नोर किया गया है। और नेगेटिव साइन क्यों इग्नोर किया गया है, क्योंकि हम इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद देखें ये वाले जो साइड BC है, एप्सिलॉन BC, ये मेरे पास 0 होगा। इस साइड में कोई करंट या जो है वो फ्लो नहीं करेगा, कोई चार्जेस मूव नहीं करेंगे। क्यों? इस साइड पे चार्जेस इसलिए मूव नहीं करेंगे क्योंकि जब ये साइड मूव करेगी ना, तो इस साइड के अंदर जो चार्जेस मौजूद हैं, उन चार्जेस के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो या तो वर्टिकली अपवर्ड होगी या वर्टिकली डाउनवर्ड, along the length of the wire फोर्स नहीं लगेगी। जब ये साइड मूव करेगी तो इस साइड के अंदर मौजूद चार्जेस के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो along the length of the wire नहीं लगेगी, क्योंकि लेंथ तो वायर जो है वो तो यहाँ B से C की तरफ आ रही है या C से B की तरफ। तो अगर फोर्स लगती B से C की तरफ तो भी चार्ज मूव करता, अगर फोर्स लगती C से B की तरफ तो भी चार्ज मूव करता। तो इस साइड में फोर्स नहीं लगेगी चार्जेस के ऊपर। तो जब इस साइड के अंदर मौजूद चार्जेस पे along the length of the wire फोर्स नहीं लग रही, तो इस साइड में कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। फिर इसी तरह अगर आप देखें CD, तो एप्सिलॉन CD, इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा वो फिर एक बार VBL साइन ऑफ थीटा के इक्वल होगा, लेकिन जो साइड DA है इसमें जो ईएमएफ आएगा वो फिर दोबारा से 0 हो जाएगा। अब देखिए बेटे AB और CD दोनों साइड्स में जो करंट की डायरेक्शन होगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलैरिटी होगी, वो मैग्नीट्यूड में सिर्फ डायरेक्शन में ऑपोजिट होगी। ठीक है, क्योंकि यहां से जो करंट है वो अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा तो इधर से करंट अपवर्ड जाएगा, लेकिन जो BC और DA ये दोनों साइड्स अगर आप देखें तो ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल और एंटी पैरेलल आ रही है, तो इन दोनों साइड्स में ईएमएफ 0 होगा। तो अब जो बच्चों टोटल ईएमएफ इंड्यूस होगा वो चारों साइड्स में इंड्यूस होने वाले ईएमएफ के सम के इक्वल आ जाएगा। इस कॉइल में जो टोटल ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो चारों साइड्स में इंड्यूस होने वाले ईएमएफ के सम के इक्वल आएगा। तो फिर हम लोग यहां पे लिख सकते हैं कि जी जो टोटल ईएमएफ होगा एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन AB प्लस एप्सिलॉन BC प्लस एप्सिलॉन CD प्लस एप्सिलॉन DA। तो ये आ जाएगा VBL साइन ऑफ थीटा प्लस 0 प्लस VBL साइन ऑफ थीटा प्लस 0। तो ये मेरे पास क्या आ गया जी 2VBL साइन ऑफ थीटा, 2VBL साइन ऑफ थीटा। अभी अगर आप बुक में देखें तो हो सकता है उसमें साथ में साइन ऑफ थीटा ना लिखा हुआ हो, या लिखा हुआ है? चले जी, लिखा हुआ है जी, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं लिखा हुआ तो क्यों नहीं लिखा होगा वाला? आप साइन ऑफ थीटा को क्यों स्किप कर सकते हैं? सिर्फ एक ही कंडीशन हो सकती है जब आप साइन ऑफ थीटा को स्किप कर सकते हैं, वो मैं आगे जाके अप्लाई भी करने वाला हूं, कि जब ये जो मेरे पास साइड है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करेगी। अच्छा, अभी देखें ये लिखा गया है जी ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है फॉर वन लूप, फॉर कॉइल ऑफ वन लूप, एक ऐसी कॉइल जिसमें सिर्फ एक सिंगल लूप है। अब अगर मैं इसकी जगह पे एक ऐसी कॉइल प्लेस कर दूं जिसमें n नंबर ऑफ लूप्स हैं तो क्या होगा? फॉर कॉइल ऑफ n लूप्स, तो कॉइल ऑफ n लूप्स के लिए एप्सिलॉन इज इक्वल टू n 2VBL साइन ऑफ थीटा। ऐसे बनेगा ना, जो मेरे पास एक लूप में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसको n
जितने टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है उसके साथ मैं क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। अभी जी मुझे यहां से ये डायग्राम अरेंज करनी है। चलिए पहले मैं बोर्ड की ये वाली साइड यूज कर रहा हूं। अभी देखिए मेरे पास जो इक्वेशन बनी वो बनी एप्सिलॉन इज इक्वल टू n 2vbl साइन ऑफ थीटा। अब देखिए फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में आप लोगों ने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा था लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटीज आपके पास कैसे आपस में लिंक होती है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो मैं यहां पे v की जगह पे आर ओमेगा अगर लिख दूं तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू 2 n r ओमेगा b l साइन ऑफ थीटा। अब ये जो r है ये स्क्वायर का रेडियस है, ये वाला डिस्टेंस है r। तो अगर मैं 2 को r के साथ मिला लूं n ओमेगा 2r इंटू l b साइन ऑफ थीटा। तो देखिए ये 2r का मतलब क्या बनेगा, 2r का मतलब बन गया कॉइल के विड्थ, 2r का मतलब बन गया कॉइल के विड्थ। और ये जो कैपिटल L है इसका मतलब है लेंथ ऑफ द कॉइल, इसका मतलब आ गया लेंथ ऑफ द कॉइल। तो 2r इंटू l ये मेरे पास क्या बन जाएगा बच्चों, एरिया बन जाएगा। तो 2r इंटू l इज इक्वल टू एरिया। तो ये बड़ा मजेदार हमारे पास फॉर्मूला बन गया जो आप लोग आजकल बने भी हुए हैं नवाब, घर बैठ के लेक्चर लेते हैं आराम से, जब दिल करे लेक्चर ले लिया, थोड़ा सा पढ़ लिया सुन लिया बस, अल्लाह खैर सलाह। तो इसको हम लोग बोलते हैं नवाब फॉर्मूला। तो इस कॉइल के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है एप्सिलॉन इज इक्वल टू नवाब साइन ऑफ थीटा, इसको हम नवाब फॉर्मूला बोलते हैं। अभी देखिए ये थीटा आप लोगों ने ये भी चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा हुआ है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू नवाब साइन ऑफ ओमेगा टी भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। और ये ओमेगा जो है ना बेसिकली ये हमारे पास इसकी एंगुलर स्पीड है। अगर आपको याद हो तो आपने ये कहा था कि जी आप इसको जितनी एंगुलर स्पीड के साथ रोटेट करवाएंगे वो ओमेगा है। अब ओमेगा हमारे पास 2 पाई एफ के इक्वल भी होता है। अगर मैं इसको इन टर्म्स ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ले लूं तो यहां से आएगा मुझे, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं बेटे कि हमारे पास जो ओमेगा है एस ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। तो फिर मैं ये भी लिख सकता हूं एप्सिलॉन इज इक्वल टू एन ओमेगा ए बी साइन ऑफ 2 पाई एफ टी। तो इसके काफी सारे मेरे पास फॉर्मूलाज बन जाते हैं, इसके मेरे पास यहां बेटे काफी सारे फॉर्मूलाज जो हैं वो बन जाते हैं। अब देखिए मैं एक फॉर्मूला इसमें से पकड़ता हूं नवाब साइन ऑफ थीटा वाला। अब मैंने ये लिखा कि मेरे पास जो एप्सिलॉन है